नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का अपनी ऑनलाइन क्लास में। हमारा जो टॉपिक है मैकेनिक्स चल रहा है। मैकेनिक्स में आपने देखा ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड का टॉपिक है, थोड़ा सा 12th वाले से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और होगा भी, क्योंकि ये ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड का टॉपिक है। ठीक है, बायोलॉजी बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा होगा, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ तुम्हें कि जो थ्योरी पढ़ा दी है उस थ्योरी को आप पढ़ें। जैसे ही अपन क्वेश्चंस, अब मैं नेक्स्ट एक स्टेप है कि जैसे मान लो आपके सेंटर ऑफ मास और कोलिजन है। सेंटर ऑफ मास और कोलिजन के लगभग 2-2.5 घंटे की मैं आपकी क्लास लूँगा, उसमें कंप्लीट क्वेश्चंस करवाऊँगा। तो क्वेश्चंस से थ्योरी आपकी, जब तक आप थ्योरी पढ़ लोगे, अपने से जो क्वेश्चंस होते हैं, आपसे जो क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस को करने की प्रैक्टिस करो, कोशिश करो। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, मैं क्या करवाऊँगा तुम्हें कि जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं बना रहा हूँ, उनकी असाइनमेंट्स है वो बना रहा हूँ, क्वेश्चंस हैं उनको कलेक्ट कर रहा हूँ, अच्छे क्वेश्चंस हैं। कुछ क्वेश्चंस नए बना रहे हैं कि जैसे कि अप्लाइड क्वेश्चंस जो आगामी परीक्षाओं में तुम्हें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो फिर 2-2.5 घंटे की क्लास लूँगा जिसमें सेंटर ऑफ मास और कोलिजन, क्योंकि ये टॉपिक तुम्हारा ही नहीं, जो कॉलेज लेक्चर की तैयारी करते हैं उन स्टूडेंट को भी इस कोलिजन वाले टॉपिक में प्रॉब्लम आती है। लेकिन मैं ये इतना बता सकता हूँ कि जो थ्योरी मैंने पढ़ा दी वो थ्योरी, और अब जैसे मैं क्वेश्चंस की क्लास ले लूँगा, लगभग 20 तारीख के आसपास आपके क्लास लूँगा, 15 से 20 के बीच में, कभी भी जब भी मेरे को टाइम लगेगा, क्योंकि अभी कॉलेजें स्टार्ट हो गई तो कॉलेज जाना, फिर आपको पढ़ाना और दूसरी भी क्लास लेना फर्स्ट एड की वगैरह वगैरह, तो इस वजह से थोड़ा सा इंगेज हूँ। लेकिन बहुत जल्दी आपकी वो क्लास, उसमें अब मैटर तैयार करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो वो तैयार कर रहा हूँ मैं आपका। और उसके बाद में जैसे ही वो क्लास ले लूँगा मैं आपकी, हालांकि क्लियर तो इसी से हो जाएगा आपका, क्योंकि कंप्लीट चीज़ें मैंने पढ़ा दी हैं। लेकिन वही बात है ना, हम पढ़ तो लिया हम, लेकिन इसको अप्लाई कैसे करें और शॉर्ट तरीके से अप्लाई कैसे करें। जो मैंने मेहनत की है इस सब्जेक्ट में, इस टॉपिकों में, वो मेहनत आपको कैसे दे सकता हूँ मैं, आपको कितनी इजी तरीके से बता सकता हूँ जिससे उस मेहनत का आपको भी फ़ायदा हो। आपको इतनी मेहनत ना करके कम मेहनत में भी बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिले, वो काम मैं कर रहा हूँ। और देखना तुम्हारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा उसके बाद में, ठीक है ना। तो ये 2 टॉपिक हमारे हो गए। मैकेनिक्स में आपके 3 टॉपिक्स हैं, एक कंजर्वेशन लॉ का है, वही एनर्जी कंजर्वेशन, रिए कंजर्वेशन, वो तो साथ साथ में पढ़ते हैं हम सब। ठीक है, उसके बाद में हमारा सेंटर ऑफ मास का है, उसके बाद में हमारा इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन्स हैं। 2 ही कोलिजन आपके, इलास्टिक और इनइलास्टिक। ठीक है, उसके बाद में आपके सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स हैं, और सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में भी क्या बोला, डैम्प्ड और फोर्स ऑसिलेटर है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर नहीं है। ठीक है ना दोस्तों। लेकिन डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर और फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ने के लिए तुम्हें क्या जरूरी आना चाहिए, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर तुम्हें आना चाहिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो तुम्हें आनी चाहिए। तो आज हम स्टार्ट करेंगे SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है दोस्तों, सही आ रही है ना आवाज़? हाँ ठीक है, तो देखो चालू करते हैं। SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन है सरल आवर्त गति, सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन सरल आवर्त गति। ठीक है दोस्तों, देखो 2 गतियां होती हैं। देखो आपने देखा होगा कि 2 टाइप की गति हम पढ़ते हैं, एक आवर्त गति होती है और एक दोलन गति होती है। 2 नाम सुने आपने, देखो, और आप हमेशा उसमें कंफ्यूज रहते हो। एक तो आवर्त गति होती है और एक क्या होती है, दोलन गति होती है। ठीक है, एक हार्मोनिक मोशन होती है आपकी, ठीक है ठीक है ना दोस्तों। तो एक तो आवर्त गति होती है और एक दोलन गति होती है। इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है, देखो आवर्त गति है, आवर्त नाम देखो यहाँ पर, आवर्त मतलब आवृत्ति, मतलब फ्रीक्वेंसी। देखो ध्यान से समझना इस बात को, आवर्त, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब है ऐसी गति जिसमें क्या हो, बार बार अपनी गति को दोहराए, फ्रीक्वेंसी वाली कंडीशन हो। ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी, फिजिक्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो समझ गए होंगे फ्रीक्वेंसी का नाम लेते ही कि मतलब किसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। जैसे ऐसे देखो, ये फ्रीक्वेंसी कि एक सेकंड में जितने चक्कर लगाते हैं कोई भी पार्टिकल, 1 सेकंड में जितने चक्कर लगाते हैं वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है, आवृत्ति कहलाती है। समझ गए कि नहीं समझे? उसी टाइप से तो आवर्त गति क्या है, एक ऐसी गति
एक आवर्त गति क्या किसको बोलोगे? एक ऐसी गति जो क्या है, एक अपने निश्चित वृत्ताकार पथ पर, वो वृत्ताकार ही नहीं, कोई भी निश्चित है, कोई भी निश्चित पाथ है, जहां से स्टार्ट करती है, जिस पोजीशन से घूम कर वापस उसी पोजीशन पर आ जाती है, इस प्रकार की गति को हम क्या कहते हैं? आवर्त गति कहते हैं। बार बार घूमती रहती है, प्रारंभिक बिंदु जहाँ से स्टार्ट हुई है घूम फिर के वापस उसी पोजीशन से गुजरती रहती है, उसे आवर्त गति कहते हैं। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, और जो चंद्रमा है वो चक्कर लगाता है, उन सब की गति क्या है? आवर्त गति है। क्योंकि देखो मान लो ये सूर्य है, ये पृथ्वी चक्कर लगा रही है, ये आपका सूर्य है, ये पृथ्वी चक्कर लगा रही है, तो पृथ्वी आवर्त गति करती है, बार बार इसी पाथ पर क्या करती है? गति करती है। मान लो इसका प्रारंभिक बिंदु ये है, यहाँ से स्टार्ट किया, एक चक्कर लगा के वापस ऐसे चलती रहेगी, एक नहीं है, तो ये आवर्त गति कहलाती है। और दोलन गति क्या होती है? और जो हमारी हार्मोनिक मोशन है, दोलन गति है, वो क्या होती है? एक ऐसी गति जो किसी फिक्स्ड पॉइंट के इर्द गिर्द मोशन होती है, एक ऐसी गति जो किसी फिक्स्ड पॉइंट के दोनों ओर इर्द गिर्द मोशन करती है। इर्द गिर्द का मतलब समझ गए ना, कि जैसे मान लो ये पॉइंट है, इस पॉइंट के आसपास मोशन करती है, सही है कि नहीं है? जैसे आप एक पेंडुलम को लटकाते हो, जैसे आप एक सरल लोलक है, इस मान लो एक धागे से आपने गेंद को बांध रखा है और उसको लटकाया, फिर उसको गति करवा दी, तो ये गति होगी कि नहीं होगी? इस टाइप की गति को हम क्या बोलते हैं? दोलन गति बोलते हैं। इस टाइप की गति को आप क्या बोलोगे? दोलन गति बोलोगे। देखो ये गति कंप्लीट राउंड नहीं कर रही है, ये गति कंप्लीट राउंड नहीं कर रही है, ये केवल एक फिक्स्ड पोजीशन है, कोई भी एक स्थिति है, उस स्थिति के चारों, इसी स्थिति के दोनों ओर गति कर रही है, उस स्थिति के इर्द गिर्द गति कर रही है। इस प्रकार की गति को दोलन गति कहते हैं, और इस प्रकार की गति को हम आवर्त गति कहते हैं। मैंने सिंपल भाषा में समझा दिया है कि दोनों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि ये कन्फ्यूजन रहता है बहुत बार, स्टूडेंट्स की कन्फ्यूजन रहता है कि दोलन गति क्या होती है और आवर्त गति क्या होती है, इनमें क्या डिफरेंस होता है। लिख दो इसको, बात को। लिख दो इस बात को, जिसे मान लो बाद में तुम भूल जाओगे नहीं, तो लिख भी लें, हेडिंग दो आवर्त गति, हेडिंग दो आवर्त गति, आवर्त गति। ये नहीं आएगा, ये आएगा। हिंदी में लिखने में दिक्कत आती है, आवर्त गति। देखो एक ऐसी गति जिसमें कण निश्चित समय बाद अपने प्रारंभिक बिंदु से गुजरता है, अपने प्रारंभिक बिंदु से गुजरता है, आवर्त गति कहलाती है। निश्चित समय बाद अपने प्रारंभिक बिंदु से गुजरता है, क्या कहलाती है? आवर्त गति कहलाती है। जैसे पृथ्वी के चारों ओर सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति गुजरता है, आवर्त गति कहलाती है। आवर्त गति कहलाती है, ठीक है ना। जैसे पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर परिक्रमण गति, चारों ओर पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर परिक्रमण गति, ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है ना। अब दूसरा लिखो दोलन गति।
दूसरा लिखो दोलन गति, ये तो हमारी होगी आवर्त गति। अब दूसरा क्या लिखेंगे हम, दोलन गति। और दोलन गति क्या होती है, कोई भी कण जब एक निश्चित स्थिति के दोनों ओर गति करता है, जब एक कण निश्चित स्थिति के दोनों तरफ गति करता है, उस गति को क्या कहते हैं हम, दोलन गति बोलते हैं। जैसे सरल लोलक की गति, जब कण किसी निश्चित स्थिति के दोनों तरफ गति करता है, दोलन गति कहलाती है। दोलन गति कहलाती है। एग्जाम्पल क्या होगा, सरल लोलक की गति, सिंपल पेंडुलम है, उस सिंपल पेंडुलम की गति को हम, कौन सी गति होती है, वो दोलन गति होती है। ठीक है कि नहीं है दोस्तों, ये था आपकी बेसिक जो डेफिनेशंस थी वो थी, ये तुम्हें आनी चाहिए, इनका डिफरेंस तुम्हें मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बार अपने काम आती हैं कि चीज़ें अपने को पूछी जाती हैं लेकिन हम उनका सही तरीके से आंसर नहीं दे पाते तो दिक्कत आती है। ठीक है, अब हेडिंग 2, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति, मेन टॉपिक है। मतलब ये तो डेफिनेशंस थी जो हमें आनी चाहिए, हमें नॉलेज के रूप में, हमें नॉलेज के रूप में आनी चाहिए। यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में, केवल नॉलेज के रूप में हमें आनी चाहिए। तो अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में हमने डेफिनेशंस लिखी हैं। ठीक है, हेडिंग 2, अब सरल आवर्त गति। सरल आवर्त गति, मेन टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है अपना, सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखो दोस्तों, ये क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन किसको बोलेंगे, सरल आवर्त गति है। सरल आवर्त गति बोलेंगे किस चीज़ को, कौन सी गति को हमें सरल आवर्त गति बोलेंगे। ठीक है ना, जैसे मान लो आपके पास कोई भी एक पोटेंशियल वेल है, कोई भी एक परवलयिक पोटेंशियल वेल है, हाइपरबोलिक जो पोटेंशियल वेल है, ऐसे पोटेंशियल वेल, ठीक है, विभव कुआं ऐसे मान लो, सही है। जैसे कटोरा नहीं होता क्या, कटोरा, ठीक है ना। अब इसमें मान लो आप यहाँ से, ये कटोरी टाइप हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है, यहाँ से आप एक पार्टिकल को छोड़ते हो, यहाँ से एक पार्टिकल को छोड़ते हो, या फिर ऐसे बोल दो कि यहाँ पर एक पार्टिकल रखा हुआ है, इस पार्टिकल को आप कुछ डिस्प्लेस करके छोड़ते हो, तो ये पार्टिकल यहाँ पर इस टाइप से गति करेगा कि नहीं करेगा, इस टाइप से गति करेगा कि नहीं करेगा। इस गति को ही हम क्या बोलते हैं, सरल आवर्त गति बोलते हैं। इस गति को ही हम सरल आवर्त गति बोलते हैं। और हमारा जो ये दोलित्र है, जो ये आवर्त गति कर रहा है, इसको क्या बोलते हैं, सरल आवर्ती दोलक बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर बोलते हैं। इसको हम हार्मोनिक ऑसिलेटर बोलते हैं, इसको आवर्ती दोलित्र बोलते हैं। और इस टाइप की गति को आप क्या बोलते हो, सरल आवर्त गति कहते हैं। ठीक है ना, तो लिख दो, जब कोई कण परवलयिक विभव कूप में गति करता है, लिख दो, जब कोई कण परवलयिक विभव कूप में गति करता है तो उसकी दोलन गति है वो सरल आवर्त गति कहलाती है। लिख दो, जब कोई कण, मैं पहले बोलता हूं ताकि तुम अपने हिसाब से लिख लो, लिखता तो मैं बाद में भी हूँ, लेकिन जब मैं लिखता हूँ ना तो इसे दिखता नहीं होगा इसको, इस वजह से मैं पहले डेफिनेशन बोलता हूँ। तो जब मैं बोलता हूँ तो बोल के ही आप लिख लिए, बोलते टाइम जब सुन के ही आप लिख लिया करो। जब कोई कण परवलयिक
विभव कूप में दोलन गति करता है, दोलन गति करता है तो उसे सरल आवर्त गति कहते हैं, सरल आवर्त गति कहते हैं। तथा दोलक को सरल आवर्ती दोलित्र कहते हैं, तथा दोलक को सरल आवर्ती दोलित्र कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों। दूसरा, अब देखो यहाँ पर जो कण गति कर रहा है, भाई विभव कूप मान लिया हमने, देखो ये परवलय के विभव को, परवलय ऐसा ही तो होता है, परवलय के जैसे एक विभव है। अब देखो परवलय एक तो ये है और एक परवलय ये भी है, सही है नहीं है, लेकिन ऐसा ही क्यों लिया हमने, क्योंकि हमने कूप बोला है, कुआं बोला है, और कुआं में जो तल है वो नीचे होता है कि नहीं होता है, इस वजह से इस टाइप का लिया है हमने। ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना। अब देखो इसमें कोई कण गति कर रहा है, इसमें कोई पार्टिकल गति कर रहा है, तो ऐसे गति करेगा कि नहीं करेगा, उसके गति को हमें दोलन गति बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, क्योंकि एक जो मान लो ये फिक्स पोजीशन है, इस पोजीशन के दोनों तरफ पार्टिकल क्या कर रहा है, गति कर रहा है। ठीक है, इस टाइप की जो दोलन गति है, इस टाइप की जो हार्मोनिक मोशन है, उसको अपन क्या बोलेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन बोल दिए। लेकिन एक बात देखो कि यहाँ पर जब कण जा रहा है, यहाँ कण को आपने फोर्स देके उसको ऊपर डिस्प्लेस किया है, तो ये एक फोर्स ऐसा लगता है ना जो इसको वापस पीछे लाने की कोशिश करता है। भाई जैसे मान लो आप ऐसा एक कटोरी है, उसके अंदर एक बॉल को ऐसे ऊपर धकेल दिया आपने, लेकिन क्या बॉल ऊपर ही ऊपर जाती जाएगी क्या? आपने बाहर से उसको एनर्जी देके धकेला उसको, तो वापस उसके ऊपर एक पीछे की तरफ एक फोर्स लगता है कि नहीं लगता है। जैसे झूले की गति भी ऐसी ही होती है। जैसे झूला को आपने मान लो झूला के किसी को भी, कोई भी झूले के ऊपर बैठा है और आपने उसको फोर्स देके छोड़ दिया, आगे तो चला गया, वो डिस्प्लेस तो हो गया, लेकिन उसके पीछे की तरफ एक फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है, जिसको वो वापस उस व्यक्ति को, उस झूले को वापस लाने की कोशिश करता है। लगता है कि नहीं लगता है? इसको प्रत्यानयन बल बोलते हैं। जैसे स्प्रिंग में होता है, जैसे स्प्रिंग में होता है वैसे ही यहाँ पर होता है कि एक बल लगता है, एक बल लगता है जो उसको वापस, उसकी जो विस्थापन हुआ है उस विस्थापन के विरुद्ध एक बल लगता है जो उसको वापस अपनी प्रारंभिक स्थिति में लाने का प्रयास करता है। प्रत्यानयन बल बोलते हैं उसको। तो यहाँ पर भी एक प्रत्यानयन बल लगता है, और वह प्रत्यानयन बल क्या होता है, विस्थापन के समानुपाती होता है। ठीक है ना। तो दोलक पर कार्यरत बल, दोलक पर कार्यरत बल, दोलक पर कार्यरत बल, F की जो वैल्यू है वो क्या होती है, -kx। F की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है दोस्तों, F = -k/x। ठीक है ना। दूसरा, ये आया कहाँ से, अगर किसी के दिमाग में आए कि आया कहाँ से, तो देखो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है, -1/2 kx²। परवलयिक विभवकूप है, इसका मतलब आपका पोटेंशियल x² के प्रोपोर्शनल है कि नहीं, x² के प्रोपोर्शनल है कि नहीं है। और जब उसकी एग्जैक्ट इक्वेशन लिखोगे तो ये k आएगा, 1/2 k, ये कॉन्स्टेंट्स आगे कि नहीं आगे। माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो क्या है, बाउंडेड पोटेंशियल है। यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो कैसा है, बाउंडेड पोटेंशियल है। पार्टिकल उसके अंदर बद्ध रहता है, बंधा हुआ रहता है। भाई जैसे कुआं है तो कुएं के अंदर बंधा हुआ ही तो रहेगा, इसका बाहर निकल सकता है क्या, नहीं निकल सकता पार्टिकल। तो U क्या होता है, -1/2 kx² पोटेंशियल है। F क्या होता है, F क्या होता है दोस्तों, ठीक है, U 1/2 kx², सही है। F क्या होता है, माइनस ग्रेडियंट ऑफ U, -del/U/del x। और यहाँ पर अगर इसका डेरिवेटिव करोगे तो -kx आएगा कि नहीं आएगा, F -kx आएगा कि नहीं आएगा। भाई x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो तो x² का 2x है, 2 से 2 कैंसिल है, सही है कि नहीं है। तो ये बस सीधा सीधा हो गया, सही है। तो kx आ गया कि नहीं आ गया, और माइनस साइन आ गया। तो ऐसे आता है ये जो F -kx है वो यहाँ से आता है। ठीक है ना दोस्तों, इस टाइप से आप इसको देख सकते हो। ये बता दिया मैंने कैसे आता है, जो आप लिखते हो वो चीज़ आती कैसे है। ठीक है, अब लिखो। ठीक है, तो F
लिख देना जहाँ एफ क्या सॉरी के क्या है, के क्या है, बल नियतांक है, ठीक है ना। और सरल आवर्त गति की इक्वेशन देखोगे तो एफ इक्वल टू क्या आया माइनस के एक्स है। तो केवल हम अगर मैग्नीट्यूड की बात करें, अगर आप मैग्नीट्यूड की बात करो, एफ की जो वैल्यू है वो क्या होती है, देखो एफ इक्वल टू क्या हुआ हमारा, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स, इक्वेशन नंबर 1। और एफ इक्वल टू क्या होता है, हम जानते हैं एफ इक्वल टू क्या होता है, एम डी टू एक्स अपॉन एम डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। जानते हो ये बात सब। एफ इक्वल टू एम ए होता है, ए एक्सीलेशन सॉरी त्वरण होता है, और त्वरण की वैल्यू डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, ये हमने फर्स्ट में ही पढ़ा था। एफ इक्वल टू, तो एफ की वैल्यू यहाँ रख दो, तो देखो एम डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, एम डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस के एक्स, सही है कि नहीं है। तो एम को अब इसको इधर ले आओ, तो ये देखो डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर एम प्लस के एक्स इक्वल टू 0। देखो यहाँ से डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के बाई एम इंटू एक्स इक्वल टू 0 वाक नहीं हुआ दोस्तों, सही है कि नहीं है। डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के बाई एम को हमने डिवाइड कर दिया, तो यहाँ 0 है तो 0 ही रहेगा। अब के बाई एम को हम मान ले ओमेगा नोड स्क्वायर लिख दे, के बाई एम सब कॉन्स्टेंट्स हैं, सही है कि नहीं है। तो के बाई एम को ओमेगा नोड स्क्वायर मान लिया हमने, माना भाई एक अनदर कांस्टेंट हम मान लेते हैं, माना के बाई एम की जो वैल्यू है उसको हमने क्या मान लिया, ओमेगा नोड स्क्वायर। अतः ठीक है, अतः क्या इक्वेशन आपकी देखो, डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा नोड स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। ये देखो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई कि नहीं होगी दोस्तों। यह एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है, ठीक है ना। ये एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है ना दोस्तों। इसको तुम्हें सोल्व करना है, और इसका जो सॉल्यूशन है वो डायरेक्ट हम लिखते हैं कि ये जो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन यह जो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो किसकी है, सरल आवर्ती दोलित्र की है, सरल आवर्त गति की है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर हम देखो आगे क्वेश्चंस करेंगे, अगर उनमें कोई भी इक्वेशन दी हुई होगी, वो अगर इस टाइप की इक्वेशन को फॉलो करती है तो वो कण सरल आवर्त गति करेगा, वह कण सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। और अगर उसकी जो इक्वेशन है इस समीकरण को फॉलो नहीं करती है तो वह कण सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं करता है। तो इसको ध्यान से देख लेना कि डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा नोड स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। अगर इस टाइप की कोई भी इक्वेशन आती है, किसी कण का अगर सॉल्यूशन हम करते हैं और वह इस टाइप की इक्वेशन को फॉलो करता है तो वह कण सरल आवर्त गति करता है, या फिर क्या बोल सकते हो आप, सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है। अदरवाइज वह कण सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं करता है। तो लिख दो इस बात को, यह समीकरण सरल आवर्त गति का अवकल समीकरण है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है ये दोस्तों, यह एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है तथा इसका हल है। अब देखो इसका हल यहाँ पर करते नहीं हम, क्योंकि ये मैथमेटिक्स का काम है, वैसे कर सकते हैं आप सीधा तथा इसका हल है x इक्वल टू क्या आता है, a साइन x इक्वल टू कैपिटल ए भी लिखते हैं, कोई स्मॉल ए भी लिखते हैं। आपकी बुक्स में आप CBS ये देखोगे उसमें स्मॉल ए लिखा हुआ है, तो स्मॉल ए लिख देता हूँ। x इक्वल टू a साइन ओमेगा नोड t प्लस फाइव, ओमेगा नोड t प्लस फाइव, ये इंपॉर्टेंट, इस इक्वेशन को भी याद रखना है। x इक्वल टू a साइन ओमेगा नोड t प्लस फाइव है, जहाँ ओमेगा नोड t प्लस फाइव क्या है, किसी समय t पर कुल कला नियतांक है, ठीक है ना दोस्तों। लिख देना, जहाँ ओमेगा नोड t प्लस फाइव है वो किसी समय t पर कुल कला नियतांक है, फेज कांस्टेंट है। ओमेगा नोड t प्लस फाइव किसी समय t पर कुल फेज कांस्टेंट है,
ठीक है, कला कोण है, ठीक है ना, फेज एंगल भी बोलते हैं, कला कोण भी बोल दो, चाहे फेज कांस्टेंट बोल दो, एक ही बात है, ठीक है ना दोस्तों। ये इक्वेशन थी आपकी, ठीक है, ये इक्वेशन है आपकी, एक्स की इक्वेशन है वो, ये इक्वेशन आती है। और इसी को जब सोल्व करते हैं हम, देखो क्योंकि अपने सिंपल हार्मोनिक मोशन है, सिलेबस में है नहीं, आपकी केवल डैम्ड और फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर हैं, वो हैं डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर और फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है ना। तथा जो v है, वेलोसिटी की जो वैल्यू है, वेलोसिटी की वैल्यू क्या आती है, ओमेगा नॉट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, तथा आवर्ती दोलित्र का वेग v इक्वल टू क्या आता है, ओमेगा नोड ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ओमेगा नोड ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो दोस्तों, ये 2-3 फॉर्मूले हैं, ये याद रह जाएंगे, मतलब बिल्कुल सिंपल फॉर्मूले हैं, मैंने भी एक बार पढ़े थे, उसके बाद आज तक नहीं भूले इनको। ये एक बार देखोगे आप, एक बार 2 बार देखोगे तो याद हो जाएंगे कंप्लीट, बहुत सिंपल फॉर्मूले हैं, ठीक है ना। तो v इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा नॉट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो, अगर ये याद है ना, इसी से आता है ये, इसी से आप ये निकाल सकते हो, इसी से ये निकाल सकते हो, निकाल के दिखाऊंगे तुम्हें, ठीक है। देखो v को क्या लिखते हो तुम, dx अपॉन dt इक्वल टू ओमेगा नॉट तो कांस्टेंट है, और ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस dt को इधर ले जाओ, उसको इधर ले आओ, तो देखो dx अपॉन ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाक नहीं हुआ, और ये क्या हो जाएगा, ओमेगा नॉट dt। दोनों तरफ समाकलन कर दो, दोनों तरफ क्या कर दें हम, समाकलन कर दें, इसको ऐसे अलग से लिख लें, ठीक है। दोनों तरफ जैसे ही समाकलन करोगे, dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, इसका जो अगर तुम इंटीग्रेशन देखोगे तो डायरेक्ट फॉर्मूला है साइन इनवर्स x अपॉन ए, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है भाई। जैसे कोसेक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोसेक्स का तुम कोसेक्स का समाकलन करते हो तो वो क्या आता है, साइन एक्स आता है। इसी तरीके से जैसे स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है ना ये, तो इसी तरीके से ये भी एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, फॉर्मूला ही है ये फॉर्मूला है। तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और इधर क्या हो गया, ओमेगा नॉट टी प्लस 5। भाई यहाँ पर कोई कांस्टेंट भी तो आता है ना, समाकलन नियतांक जिसको बोलते हो तुम, 5 हो गया कि नहीं हो गया। अब इस साइन इनवर्स को इधर भेजते हैं, तो ये देखो एक्स अपॉन ए इक्वल टू इधर जाके साइन ओमेगा नॉट टी प्लस 5, और ए को उधर भेज दो, तो एक्स इक्वल टू क्या आया, ए साइन ओमेगा नॉट टी प्लस 5। ये लो बता दिया मैंने, इस तरीके से ये आ गया। अगर ये याद है तो इससे ये भी निकाल सकते हो, ये आपने लिखा है, ये डायरेक्ट ये याद है तो इसका डेरिवेटिव कर लो, फिर वापस वैल्यू रख दो उस इक्वेशन में, वहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये तो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है जो तुम बार बार उन चीज़ों को पढ़ोगे, हैबिट अगर हैबिट में लाओगे उन कैलकुलेशन करने की, तो बहुत जल्दी तुम इन चीज़ों को सीख जाओगे, ठीक है ना। तो ये था तुम्हारा। अब देखो जो तुम्हें कोणीय वेग है, ओमेगा नोट क्या होता है, उसको कांस्टेंट माना है, जो कोई दोलित्र का क्या कहलाता है, कोणीय वेग कहलाता है। और ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई अपॉन टी, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई अपॉन टी होता है, ठीक है ना। लिख देना, जहाँ ओमेगा नोट क्या है, ओमेगा नोट क्या है, कोणीय वेग। भाई ये तो रेखीय वेग है, v तो रेखीय वेग है, ओमेगा क्या है, कोणीय वेग है, और ओमेगा नोट की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 2 पाई अपॉन टी। तो t की वैल्यू क्या होगी, 2 पाई अपॉन ओमेगा नॉट। ये फॉर्मूले हैं जो तुम्हें आते हैं, याद हैं। ये क्या है, आवर्तकाल। ये क्या है, आवर्तकाल, कि एक जो चक्कर है, कोई भी कण एक चक्कर कितने टाइम में लगाएगा, एक चक्कर कितने टाइम में लगाएगा, इतने टाइम में लगाएगा, 2 पाई अपॉन ओमेगा नॉट। ओमेगा नॉट कोणीय आवृत्ति है उसकी, कोणीय वेग है, सॉरी कोणीय वेग है, ठीक है ना दोस्तों। तो देखो हमने अब तक पढ़ा, उसमें 2 ही चीज़ें काम की हैं। 2 ही चीज़ें क्या, एक तो जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है आपकी, सिंपल हार्मोनिक मोशन की डिफरेंशियल इक्वेशन, एक तो ये देखो, मैं हाईलाइट कर देता हूँ इन चीज़ों को। ये इक्वेशन है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस इक्वेशन को याद रखना, ठीक है। एक तो ये इक्वेशन लो, इसको d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा नोट स्क्वायर x इक्वल टू 0। इसका सॉल्यूशन करोगे, इसका अगर हम सॉल्यूशन करेंगे तो इसका सॉल्यूशन क्या आता है, ये आता है। ये सॉल्यूशन भी आपको याद होना चाहिए, ये सॉल्यूशन भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में क्या इंपॉर्टेंट है, ये इक्वेशन, ये सब एक दूसरे से इंटर रिलेट हैं।
लेकिन अभी तो मान लो जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स हैं पहली बार पढ़ रहे हैं तो उनके लिए थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें लग सकती हैं, लेकिन है नहीं ये कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है ना दोस्तों, है नहीं ये कॉम्प्लिकेटेड। देखो मैं इन चीज़ों को एक दूसरे को कितनी जल्दी हम निकाल रहे हैं। ठीक है ना। अब देखो अगर किसी को ये मालूम नहीं है कि ये ऐसे कैसे आया, तो ये तो देखो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, समाकलन के जो फॉर्मूले हैं वो तो तुम्हें आने ही चाहिए। ठीक है ना, इनका कोई इलाज नहीं है, तो याद ही करने पड़ेंगे बस। हमेशा जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले वो तो याद ही करने पड़ेंगे। सही है ना। जैसे वेग का फॉर्मूला क्या है, दूरी अपॉन समय, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। वेग है, वेग का फॉर्मूला क्या होगा, दूरी अपॉन समय, तो है। सही है ना, तो वो तो याद ही करना है इसमें। तो ये तीन ही फॉर्मूले, एक v का, एक x का और एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो। ठीक है ना दोस्तों, ये था आपका सिंपल हार्मोनिक जो मोशन है, सिंपल हार्मोनिक जो ऑसिलेटर है उसकी इक्वेशन थी। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो इक्वेशन थी वो थी, हमने लिखी अभी। ठीक है, अब इक्वेशन लिख लो जिससे तुम्हें मालूम चले ऐसे। ठीक है ना, जिससे तुम्हें मालूम चले ऐसे कि क्या आएगी चीज़ें। अब एक बार ये और देख लो, देखो आपने ओमेगा नॉट स्क्वायर किसको माना है, आपने क्योंकि ओमेगा नॉट स्क्वायर है, ओमेगा नॉट स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, k/m को माना है कि नहीं माना है। सही है ना। और ओमेगा नॉट की जो वैल्यू है वो क्या होगी, √k/m। सही है। ओमेगा नॉट किसके बराबर है, ओमेगा नॉट किसके बराबर है, 2π/t। ओमेगा नॉट है वो किसके बराबर है, 2π/t, और 2π/t किसके बराबर है, √k/m। तो यहाँ पर t है वो किसके बराबर होगा, 2π। ऐसे कैसे, t को इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो यहाँ उल्टा हो जाएगा ना, m/k। तो देखो जो बल नियतांक है और द्रव्यमान है, कण का द्रव्यमान, बल नियतांक और आवर्तकाल में रिलेशन, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये दे देता है, ये पूछ लेता है, या बल नियतांक और द्रव्यमान दे के आवर्तकाल पूछ लेता है। फिर तुम सोचोगे कि आवर्तकाल में ऐसे बल नियतांक रही है तो कभी आया नहीं था, तो कहाँ से आया। तो वही चीज़ जो तो आपने मान के किया है, तो देखो लिखवाना कोई ज़रूरी नहीं था ये, क्योंकि यहाँ लिखवा दिया मैंने 2π/ω0, और ओमेगा नॉट की जो वैल्यू है ये हमने मानी थी, तो ओमेगा नॉट = k/m, तो यहाँ वैल्यू रख लो, अपने आप वैल्यू आ जाएगी। सही है कि नहीं। लेकिन फिर भी मैं देखो हर एक फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ भाई, वैसे यहाँ लिखवा दिया इसका मतलब मेरा काम पूरा हो गया। 2π/ω0 है, सही है, 2π/ω0। अब ओमेगा नॉट की वैल्यू √k/m रखनी है, तो m ऊपर चला जाएगा, के नीचे आ जाएगा। ऐसा ही तो किया है, m ऊपर चला गया, के नीचे आ गया, 2π ऐसे कैसे t। ठीक है ना, बात वही है। लेकिन हर एक चीज़ मैं फिर भी लिखवा देता हूँ जिससे कि तुम्हें क्या रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है ना दोस्तों, तो ये चीज़ थी। देखो ठीक है, अब देखो सरल आवर्ती दोलित्र की गतिज और स्थितिज ऊर्जा, हेडिंग 2, दोलित्र की स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। देखो स्थितिज ऊर्जा U = क्या होती है, 1/2 kx²। U = क्या होती है, 1/2 kx², 1/2 kx² की वैल्यू, x की जो वैल्यू है वो रख दो, x की वैल्यू अभी निकाली थी हमने, x = a sin ω0t + phi। सही है ना, ये वैल्यू रख दो, x = a² sin² ω0t + phi, ω0t + phi हो गया। सही है। k की वैल्यू है, k की जो वैल्यू है उसको आप m/ω02 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते। सही है कि नहीं है। देखो चूँकि k = क्या होता है, m/ω02। यहाँ से देख लो k = क्या है, m/ω02, तो k = m/ω02 लिख दो यहाँ पर। तो यहाँ पर u = क्या है, देखो 1/2 m/ω02 a² और sin² ω0t + phi आपकी स्थितिज ऊर्जा है। स्थितिज ऊर्जा का ये मान आ गया कि नहीं आ गया दोस्तों। स्थितिज ऊर्जा का जो ये मान है वो ये आ गया कि नहीं आ गया दोस्तों। अब कोई पूछे माध्य स्थितिज ऊर्जा, अब कोई बोले कि माध्य स्थितिज ऊर्जा, तो माध्य ले लो इसका, एवरेज जो पोटेंशियल एनर्जी है वो, एवरेज पोटेंशियल एनर्जी। देखो कितनी सिंपल है चीज़ें, अगर ये सीख गए ना तो आगे फोर्स्ड और जो डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर जो आपके सिलेबस में है उनमें कोई जोर नहीं आएगा। तो ठीक है, अब जैसे एवरेज लेते हैं तो एवरेज को हम ऐसे भी लिखते हैं ना, एवरेज ऑफ U = ठीक है। तो देखो एवरेज ऑफ 1/2 m/ω02
ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा नोड टी प्लस 5, सही है कि नहीं, इसका एवरेज 1/2 एम ओमेगा नोड स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट तो बाहर आ जाते हैं, 1/2 एम ओमेगा नोड स्क्वायर ए स्क्वायर, ये तो कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ गए, और यहाँ क्या हो गया साइन स्क्वायर ओमेगा नोड टी प्लस 5, इसका एवरेज हो गया। और देखो दोस्तों ये याद रखना कि साइन थीटा का एवरेज क्या होता है, कोस थीटा का एवरेज क्या होता है 0, साइन स्क्वायर थीटा का जो एवरेज है वो क्या होता है 1/2, कितना होता है 1/2, कोस स्क्वायर थीटा का जो एवरेज है वो कितना होता है 1/2। मतलब सिंपल साइन और कोस थीटा हो तो कंप्लीट साइकिल की बात करें, एक आवर्तकाल के लिए हम बात करें तो उनके लिए एवरेज वैल्यू की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। लेकिन अगर उनका स्क्वायर हो, साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर हो, तो उनके लिए जो एवरेज मान है उसका मध्य मान है उसकी वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो यहाँ पर स्क्वायर है कि नहीं है, तो 1/2 हो गया कि नहीं हो गया, 1/2 एम ओमेगा नोड स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू 1/2, तो ये क्या हो गया 1/4 एम ओमेगा नोड स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया दोस्तों। ये क्या आ गया आपकी एवरेज ऑफ यू, एवरेज ऑफ यू, या इसको कई बार यू बार भी लिखा हुआ मिलता है, वो बात एक ही है, ठीक है ना। कई जगह तुम्हें यू बार लिखा हुआ मिलेगा, कई जगह तुम्हें एवरेज ऑफ यू लिखा हुआ मिलेगा, मतलब एक ही, ठीक है दोस्तों। यू बार या फिर यू एवरेज इक्वल टू क्या है 1/4 एम ओमेगा नोड स्क्वायर स्क्वायर, ये आ गया। अब किसी के दिमाग में ये आ रहा है कि ये कैसे आया, तो मैं बता देता हूँ एक बार, ठीक है ना। जैसे आप देखो एक आवर्तकाल के लिए अगर एवरेज देखते हो, आप एवरेज निकालोगे तो 1/t, और यहाँ पर क्या करोगे साइन ओमेगा नोड टी प्लस 5 dt 0 से t, एक आवर्तकाल के लिए, ठीक है ना। अब इसको सोल्व करोगे आप, इसको सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी, ठीक है ना दोस्तों। इसकी जो वैल्यू है वो क्या आएगी 0 आएगी, यहाँ से आता है एवरेज ऐसे निकालते हैं और इसकी वैल्यू 0 आती है, हमारा काम मतलब नहीं है उस चीज़ का, ठीक है। अब देखो 2 लीटर की गतिज ऊर्जा क्या होगी, ये तो स्थितिज होगी, 2 लीटर की गतिज ऊर्जा, 2 लीटर की गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है ना दोस्तों। देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है 1/2 एम वी स्क्वायर, सही है। और यहाँ पर देखो 1/2 एम वी स्क्वायर, वी की वैल्यू क्या थी अभी, वी की जो वैल्यू थी वो देखो ओमेगा नोड ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक नहीं थी। वी की जो वैल्यू है ओमेगा नोड ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक नहीं थी। तो देखो तो ओमेगा नोड स्क्वायर हो जाएगा और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा कि नहीं होगा दोस्तों, सही है। तो देखो 1/2 एम ओमेगा नोड स्क्वायर, ऐसे कैसे। अब देखो यहाँ पर मैं ए स्क्वायर माइनस एक्स की वैल्यू रख दूँ तो एक्स स्क्वायर या ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा नोड टी प्लस 5 हो गया कि नहीं हो गया दोस्तों, सही है ना। ये हो गया कि नहीं हो गया। ए स्क्वायर में कॉमन ले लेता हूँ तो 1/2 एम ओमेगा नोड स्क्वायर, 1/2 एम ओमेगा नोड स्क्वायर ए स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा नोड टी प्लस 5 हो गया कि नहीं हो गया, सही है ना। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं होता है दोस्तों। तो 1/2 एम ओमेगा नोड स्क्वायर ए स्क्वायर, एम ओमेगा नोड स्क्वायर ए स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा नोड टी प्लस 5 हो गया कि नहीं हो गया दोस्तों, सही है ना। कोस स्क्वायर ओमेगा नोड टी प्लस 5 हो गया हमारी काइनेटिक एनर्जी। तो गतिज ऊर्जा का मान है ये हो गया। लेकिन कोई पूछे कि माध्य गतिज ऊर्जा, तो इसका माध्य ले लो, तथा माध्य गतिज ऊर्जा देखो, तथा एवरेज जो काइनेटिक एनर्जी है माध्य गतिज ऊर्जा, माध्य गतिज ऊर्जा का मान क्या होता है एवरेज ऑफ के। अब इसका एवरेज लोगे तो अभी लिया हमने 1/2 एम ओमेगा नोड स्क्वायर ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो ये तो आ गए बाहर, 1/2 एम ओमेगा नोड स्क्वायर ए स्क्वायर ये तो बाहर आ गए। यहाँ किसका एवरेज हो जाएगा केवल कोस स्क्वायर ओमेगा नोड टी प्लस 5 का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा दोस्त, ठीक है। और अभी मैंने बताया कि साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा दोनों का ये एवरेज कितना होता है 1/2। तो जैसे ये हुआ 1/2
एम ओमेगा नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर और सॉरी 1/2, ठीक है, इंटू 1/2। तो ये क्या हो गया 1/4 एम ओमेगा नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर, सही है कि नहीं है, एवरेज ऑफ के। तो जो आपकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, माध्य गतिज ऊर्जा है, उसका मान कितना आया 1/4 ओमेगा नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर, सही है कि नहीं है। तो यहाँ देख रहे हो तो आप कि माध्य गतिज ऊर्जा की बात करो या माध्य स्थितिज ऊर्जा की बात करो, दोनों का ही मान समान है कि नहीं है। माध्य स्थितिज ऊर्जा का मान भी 1/4 एम ओमेगा नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर आ रहा है और माध्य गतिज ऊर्जा का मान भी एम ओमेगा नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर आता है, ठीक है ना। तो कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ सकता है तुम्हें, ठीक है ना। सरल आवर्ती दोलित्र है, सरल आवर्ती दोलित्र के लिए माध्य गतिज ऊर्जा और माध्य स्थितिज ऊर्जा दोनों का मान क्या होता है, बराबर होता है और उसकी वैल्यू कितनी होती है 1/4 एम ओमेगा नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है ना दोस्तों। तो देखो नोट लगा के लिख लो जिसे याद रहे कि एवरेज ऑफ के इक्वल टू एवरेज ऑफ यू, एवरेज ऑफ के इक्वल टू एवरेज ऑफ यू, और उसकी वैल्यू कितनी होती है 1/4 एम ओमेगा नॉट स्क्वायर, 1/4 एम ओमेगा नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो हमने सिंबल्स के फॉर्म में लिख दिया, अब इसको लैंग्वेज के रूप में लिखें कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना भाई। तुम इतनी टीचर की तैयारी कर रहे हो तो ये तो तुम्हें आना चाहिए कि माध्य गतिज ऊर्जा और माध्य स्थितिज ऊर्जा दोनों क्या हैं, बराबर हैं, और उसका मान कितना है, किसके बराबर है 1/4 एम ओमेगा नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है ना दोस्तों। तो तुम्हें कोई कुल ऊर्जा पूछे, 2 लीटर की जो कुल ऊर्जा है वो क्या होती है, E इक्वल टू क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। कुल माध्य ऊर्जा की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का माध्य, और यहाँ पर क्या हो जाएगा एवरेज ऑफ के प्लस एवरेज ऑफ यू, ठीक है ना। तो एवरेज ऑफ E इक्वल टू एवरेज ऑफ के की वैल्यू कितनी है 1/4 एम ओमेगा नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 1/4 एम ओमेगा नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर, सही है कि नहीं है। तो 1/4 प्लस 1/4 कितना हो गया 1/2 एम ओमेगा नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर। तो आपकी जो माध्य ऊर्जा है 2 लीटर की माध्य ऊर्जा, 2 लीटर की माध्य ऊर्जा मतलब कुल ऊर्जा की बात कर रहे हैं, 2 लीटर की माध्य ऊर्जा उसका मान कितना है दोस्तों 1/2 एम ओमेगा नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है ना दोस्तों। तो ये आपके चीज़ें थी, ये आपकी चीज़ें थी, इनको तुम्हें याद रखना है। अब मैं एक पेज में इन चीज़ों को जो चीज़ें याद रखनी है उनको एक जगह लिख देता हूँ, ठीक है ना, जिससे कि तुम ऐसे भूलो नहीं चीज़ों को, नोट, ठीक है ना। याद रखने वाले फॉर्मूला, याद रखने वाले जो फॉर्मूले हैं, 1 मिनट दोस्तों कॉल आ रहा है, हेलो। ठीक है ना दोस्तों। तो देखो याद रखने वाले जो फॉर्मूले हैं कि तुम्हें क्या क्या याद रखना है। एक तो देखो सिंपल हार्मोनिक जो ऑसिलेटर है उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन d2x प्लस है तो ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है ना। एक तो ये याद रखनी है आपको। इसका सॉल्यूशन क्या होता है x इक्वल टू ए साइन, इसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है ए साइन ओमेगा नॉट t प्लस है फाइव होता है। वेलोसिटी का जो मान है वो क्या होता है रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है, एक ये याद रखना है आपको, ठीक है। अब एक और चीज़ है जहाँ ओमेगा नोड टी प्लस है, ओमेगा नोड टी प्लस फाइव क्या है कुल कलाकोण है, कुल कलाकोण है, फेज कांस्टेंट है, ठीक है। ओमेगा नोड की जो वैल्यू है वो क्या होती है 2π/t होती है। ओमेगा नोड की वैल्यू कितनी होती है 2π/t होती है, ठीक है। और देखो ओमेगा नोड तो t इक्वल टू कितना हो गया 2π/2π ओमेगा नोड। ओमेगा नोड की वैल्यू हमने क्या रखी थी 2π/√k/m,
भाई ओमेगा नॉट स्क्वायर किसको रखा है हमने, के बाई एम को रखा है, ठीक है। तो के बाई एम का रूट हो गया, तो ये कितना हो गया दोस्तों, 2 पाई एम बाई के हो गया, ठीक है। तो आवर्तकाल है, आवर्तकाल का जो मान है वो कितना हो गया आपके 2 पाई एम अपॉन के हो गया, ठीक है। दूसरा आगे देखते हैं हमें, तो जो काइनेटिक एनर्जी है, एवरेज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है वो कितना होता है 1/4 एम ओमेगा नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। एवरेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी है उसकी वैल्यू भी कितनी होती है एम ओमेगा नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर। आपकी जो कुल ऊर्जा का माध्यमान है वो कितना होता है, दोनों को जोड़ दो 1/2 एम ओमेगा नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर। अगर तुम्हें माध्य स्थितिज और माध्य गतिज पूछे तो फैक्टर आता है 1/4, लेकिन अगर बोले कि कुल माध्य ऊर्जा कितनी होती है, कुल माध्य ऊर्जा में जो मान आता है वो कितना आ जाता है 1/2 एम ओमेगा नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर। तो ये दोस्तों मैंने जो चीज़ें याद रखने वाली हैं, जो तुम्हें याद रखनी है, जो तुम्हारे एग्जाम में काम आएंगी, उन चीज़ों को एक जो जगह लग दिया है ये फॉर्मूले तुम्हें। अब देखो यहाँ पर देखोगे कि x इक्वल टू ये है। अब तुम्हें कोई पूछे कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है तो क्या होती है 1/2 के एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर देना, सही है नहीं है, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब कोई पूछे कि गतिज ऊर्जा 1/2 एम वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर करोगे तो एम 1/2 एम ओमेगा नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा, और एक्स स्क्वायर की जैसे ही वैल्यू रखोगे तो यहाँ भी ए स्क्वायर होगा, कॉमन आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर आ गया। कि जो टर्म आ रही थी पोटेंशियल एनर्जी में वही टर्म आएगी काइनेटिक एनर्जी में, लेकिन क्या आएगा साइन स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर आ जाएगा, किसमें गतिज ऊर्जा के अंदर, ठीक है। और हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर दोनों का ही जो एवरेज वैल्यू है, दोनों का ही जो माध्यमान है वो क्या होता है, दोनों का माध्यमान 1/2 होता है। ये चीज़ हमने लिख ली दोस्तों। अब एक क्वेश्चन लिखो जिससे ये मालूम चले तुम्हें कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। देखो निम्न में से कौन सा समीकरण सरलावर्त गति को नहीं दर्शाता। क्वेश्चन लिखो एक, निम्न में से कौन सा समीकरण सरलावर्त गति को नहीं दर्शाता है। ठीक है ना। देखो ऑप्शन नंबर फर्स्ट d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस 8x इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर ऑप्शन नंबर 2 3d2x अपॉन dt स्क्वायर है, 3d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस है 9x इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर 3 इनमें से कौन सा समीकरण ऐसा है, इनमें से कौन सा समीकरण ऐसा है जो सरल आवर्त गति को नहीं दर्शाता है। या फिर ऐसे लिख लो, यहाँ पर ये जो वैल्यू है इस ऑप्शन को थोड़ा सा चेंज कर दो और यहाँ पर तुम लिख दो पाई एक्स, ठीक है ना। इनमें से कौन सा समीकरण ऐसा है जो सरल आवर्त गति को नहीं दर्शाता है। दोस्तों देखना, सरल आवर्त गति का जो समीकरण है, ध्यान देना यहाँ पर है, सरल आवर्त गति का जो समीकरण है वो क्या होता है d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा नोड स्क्वायर x इक्वल टू 0। अब ओमेगा नोड स्क्वायर की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ओमेगा नोड स्क्वायर उसकी कोणीय वेग है, ओमेगा नोड है उसका कोणीय वेग है, कोणीय वेग का मान कुछ भी हो सकता है। लेकिन तुम्हें मालूम है कि टर्म के अंदर जो आपकी क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन में d2x अपॉन dt स्क्वायर आना चाहिए और उसके साथ में क्या आना चाहिए x आना चाहिए। x का जो कोफिशिएंट है उसका मान कुछ भी हो सकता है, x के कोफिशिएंट का जो मान है वैल्यू है कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पर देखो d2x अपॉन dt स्क्वायर, इस 5 को इधर भेज दोगे तो 2/5 हो गया कि नहीं होगा। 2/5 किसकी वैल्यू है ओमेगा नोड स्क्वायर की वैल्यू, x है कि नहीं है, तो ये भी सही है, ठीक है। यहाँ पर ओमेगा नोड स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 8 है, ये भी सही है। यहाँ पर ओमेगा नोड स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 3 को इधर भेज दो तो π/3 है कि नहीं है। ओमेगा नोड स्क्वायर की वैल्यू π/3 इंटू एक्स है, ये भी सही है। लेकिन देखो ये रूट एक्स है कि नहीं है दोस्तों। तो आपका जो ऑप्शन है
कौन सा सही है ऑप्शन, ये मतलब क्वेश्चन के हिसाब से ये ऑप्शन सही है। और कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो सरल आवर्त गति को नहीं दर्शाता है, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 है, यह सरल आवर्त गति को नहीं दर्शाता। यह लिख दो, यह सरल आवर्त गति का समीकरण है, सरल आवर्त गति का समीकरण नहीं है, सरल आवर्त गति का समीकरण नहीं है दोस्तों। ठीक है ना, ये एक आपके सामने क्वेश्चन था। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन और लिखो, लिखो एक कण है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है जिसका समीकरण है लिखो एक कण है एक कण है SHM मोशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है जिसका समीकरण है 4d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस 9.8 x इक्वल टू dt है। 4d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस 9.8 x इक्वल टू 0 है, तो कण की कोणीय आवृत्ति क्या कोणीय नहीं, कण का कोणीय वेग ज्ञात कीजिए, कण का कोणीय वेग ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो तुम्हें क्या चाहिए, कोणीय वेग ओमेगा नोड चाहिए। कोणीय वेग क्या होता है, ओमेगा नोड होता है। और तुम जानते हो कि d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा नोड स्क्वायर x इक्वल टू 0, यह किसकी इक्वेशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है, SHM की इक्वेशन है, वो ये है। अब देखो इस इक्वेशन को ऐसी बनाएंगे तो यहाँ से 4 को हटाना पड़ेगा, 4 को इधर भेज दो, तो यहाँ से इस इक्वेशन को ये लिख सकते हैं ना, d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस 9.8 अपॉन 4 इंटू एक्स इक्वल टू 0। तुलना कर लो दोनों की, तुलना कर लो, तुलना करने पर ओमेगा नोड स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितनी है, 9.8 अपॉन 4, सही है ना दोस्तों। तो यहाँ से जो ओमेगा नोड है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट 9.8 अपॉन 4, और रूट 9.8 की वैल्यू होती है 3.14, रूट 9.1 की वैल्यू होती है 3.14, मतलब पाई होता है, पाई का स्क्वायर 9.8 होता है, पाई का स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करोगे तो 9.8 होता। ठीक है, तो ये कितना हो गया 3.4 अपॉन 2, तो ये कितना हो गया 1.15 दूनी 30, 57 हो गया क्या, 7 दूनी 14, हाँ 1.57। ओमेगा नोड की वैल्यू है, उसकी वैल्यू कितनी आई, ओमेगा नोड की जो वैल्यू है वो कितनी आई दोस्तों, 5.7। ठीक है ना दोस्तों, तो यहाँ से ये वैल्यू निकाल सकते हो आप। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। .2 9.8, 1 मिनट रुकना, देखिए मैं देखूँ पाई का स्क्वायर कितना आता है। हाँ 9.86 ही होता है, ठीक है, ठीक है, और पाई बाय 2 कितना होता है 1.57, ठीक है, सही लिखा है दोस्तों, सही याद था मेरा। ठीक है ना, ये आपका कौन, इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ से अगर सिंपल क्वेश्चन पूछे तो आप यहाँ से
कर सकते हो दोस्तों, ठीक है ना। अब देखो ये सारी चीज़ें हमने निकाल ली, अब ये चीज़ होगी। अब हम पढ़ेंगे, ये तो था हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये तो था हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ठीक है। अब इसमें आगे पढ़ेंगे हम डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर है, डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर या डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन, डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना दोस्तों, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आपको सीखना है, ठीक है। अब देखो हेडिंग 2 डैम्प्ड हार्मोनिक, देखो डैम्प्ड क्या होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ लिया आपने, डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन का मतलब क्या होता है, देखो डैम्पिंग फोर्स काम कर रहा है। डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन का मतलब कि एक ऐसी हार्मोनिक मोशन है जिस पर क्या है, डैम्पिंग फोर्स काम कर रहा है, अवमंदन बल काम कर रहा है, अर्थात मोशन तो वो हार्मोनिक कर रही है, कण है वो गति तो हार्मोनिक कर रहा है, लेकिन हार्मोनिक मोशन के साथ साथ में हार्मोनिक मोशन पर जो प्रत्यानयन बल लगता है उसके साथ साथ में उसके ऊपर अवमंदन बल और लगता है, अवमंदन बल और लगता है। जैसे मान लो आप यहाँ पेंडुलम को मोशन करवाते हो, सिंपल पेंडुलम को यहाँ पर अगर आप मोशन करवाते हैं तो सिंपल पेंडुलम मोशन तो कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन तो कर रहा है, लेकिन यहाँ पर वायु है कि नहीं है, हवा है कि नहीं है, तो हवा का रेजिस्टेंस फोर्स उसके ऊपर लगता है कि नहीं लगता है, हवा का रेजिस्टेंस फोर्स लगता है, तभी तो देखते हैं हमें कि हमने एक बार उसको मोशन करा के छोड़ दिया तो थोड़े टाइम बाद में वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, रुक जाता है, ठीक है ना। उसकी गति के समीकरण देखते हैं तो ऐसे आते आते ऐसे रुक जाती है, ठीक है ना। पहले देखो उसका जो आवर्तकाल है वो उसका एम्पलीट्यूड है वो क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है, और एक टाइम बाद में उसका एम्पलीट्यूड कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। एक टाइम के बाद में उसका जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है, अर्थात उनकी मोशन रुक जाती है। एम्पलीट्यूड ए से लिखे ना हमें, वो एम्पलीट्यूड ही है, वो ये एम्पलीट्यूड ही है, ठीक है ना, कि मैक्सिमम कितना डिस्प्लेस हो सकता है इधर ए, जैसे मान लो ये उसकी x इक्वल टू 0 है तो ये x इक्वल टू ए और ये x इक्वल टू माइनस ए, ठीक है ना। ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड्स है, जो ये एम्पलीट्यूड भाई इतना गया तो ये कितनी दूरी है, इतनी दूरी है, ये कितनी दूरी है, ये उल्टी दिशा में इतनी दूरी है तो माइनस ए, ठीक है ना, तो ये एम्पलीट्यूड कहलाता है, ठीक है, ये एम्पलीट्यूड होता है। तो डैम्पिंग फोर्स काम कर रहा है उसके ऊपर, डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर है, तो जैसे मान लो हार्मोनिक ऑसिलेटर है उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा फोर्स लगता है एनवायरनमेंट में उसी को हम डैम्पिंग फोर्स बोलते हैं। जैसे उसको घर्षण बल बोल दो, जैसे घर्षण बल है वो भी डैम्पिंग फोर्स होता है, श्यान बल है वो भी डैम्पिंग फोर्स होता है। जैसे मान लो पेंडुलम पानी के अंदर है, पेंडुलम पानी के अंदर है तो पानी की परतों के बीच में जो बल लगता है उसको क्या बोलते हैं हम, श्यान बल बोलते हैं। तो पानी के अंदर अगर मोशन करेगा तो परतों को काटेगा कि नहीं काटता, वो मोशन करेगा कि नहीं करेगा, परत है पानी की, ये लेयर्स है पानी की, यहाँ मोशन कर रहा है पेंडुलम, तो ये परतों को काटेगा कि नहीं काटेगा, और परतों के बीच में जो बल लग रहा है वो उसका विरोध करेगा कि नहीं करेगा, और परतों के बीच में कौन सा बल लगता है, श्यान बल लगता है, हम ये जानते हैं। और वो श्यान बल है जो पेंडुलम है, आपका जो पेंडुलम है उस पेंडुलम की गति का क्या करेगा, विरोध करेगा दोस्तों, तो उसको हम बोलते हैं अवमंदन बल। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अवमंदन बल, ठीक है। और अवमंदन बल हमेशा जो गति होती है उस गति को क्या करता है, कम करता है। अवमंदन बल है हमेशा गति को क्या करता है दोस्तों, कम करता है, अर्थात वेग को कम करता है। तो क्या बोल सकते हैं हम कि अवमंदन बल हमेशा वेग के समानुपाती होता है, वेग के माइनस के समानुपाती होता है, ठीक है। माइनस का मतलब कम करना, देखो लिख, अभी जैसे प्रत्यानयन बल बोलते हो ना, प्रत्यानयन बल विस्थापन के समानुपाती होता है, लेकिन वहाँ माइनस साइन आता है क्योंकि वो क्या करता है, विपरीत दिशा में लगता है। इसी तरीके से जो अवमंदन बल है वो भी वेलोसिटी के समानुपाती होता है, लेकिन F इक्वल टू लिखोगे वहाँ पर, तो F इक्वल टू लिखोगे तो माइनस लेमड़ा इंटू वी। लेमड़ा क्या है, डैम्पिंग कॉन्स्टेंट है, लेमड़ा क्या है जहाँ पर डैम्पिंग कॉन्स्टेंट है, ठीक है ना। कॉन्स्टेंट है कोई भी जिसको अवमंदन गुणांक बोलते हैं, डैम्पिंग कॉन्स्टेंट बोलते हैं, ठीक है। तो हेडिंग 2 अवमंदन बल और अवमंदन बल के प्रभाव में गति। डैम्पिंग फोर्स, हेडिंग 2 अवमंदन बल, अवमंदन बल, देखो एक ऐसा बल, एक ऐसा बल जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की
सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की गति का विरोध करता है, गति का विरोध करता है तथा उसके आयाम को घटाता है, अवमंदन बल कहलाता है। अवमंदन बल, अवमंदन बल कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखो अवमंदन बल वेग के समानुपाती होता है, हमेशा वेग पर डिपेंड करता है। अवमंदन जो भी डैम्पिंग फोर्स देखोगे, डैम्पिंग फोर्स हमेशा वेलोसिटी पर डिपेंड करेगा। अर्थात एफ इज प्रोपोर्शनल टू वी, तो एफ इक्वल टू माइनस लेमड़ा वी। ठीक है ना दोस्तों, लिख देना जहाँ लेमड़ा क्या है, अवमंदन नियतांक, अवमंदन बल नियतांक, डैम्पिंग कांस्टेंट है। ठीक है, डैम्पिंग कांस्टेंट एफ इक्वल टू क्या हो गया, माइनस लेमड़ा वी। माइनस किसको दर्शा रहा है, विरोध को। अर्थात एक ऐसा फोर्स है जो गति का क्या करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रही है और सिंपल हार्मोनिक मोशन का विरोध करता है। माइनस यहाँ पर विरोध को दर्शाता है दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों, तो देखो अब इसका सॉल्यूशन करें। एफ इक्वल टू क्या हो गया, माइनस लेमड़ा इंटू वी। अब देखो एफ इक्वल टू ये हुआ, तो एफ की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, डी वी अपॉन डी टी लिख सकते हैं। एफ इक्वल टू एम ए और ए को डी वी अपॉन डी टी या डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर लिख सकते हैं, इक्वल टू माइनस लेमड़ा इंटू वी। ठीक है, देखो एम डी वी अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस लेमड़ा इंटू वी। डी टी और एम को उधर भेज दो तो ये तो क्या हो गया, डी वी, वी को इधर लाओगे तो नीचे आ गया कि नहीं आ गया, माइनस लेमड़ा अपॉन एम इंटू डी टी। क्योंकि जो सेम वेरिएबल्स हैं, डी वी है तो वी को इधर ले लिया, लेमड़ा और एम कॉन्स्टेंट्स हैं तो इनको इधर भेज दिया, डी टी उधर भेज दिया, दोनों तरफ क्या कर दो, समाकलन। तो देखो डी वी वी इक्वल टू माइनस लेमड़ा अपॉन एम इंटू डी टी इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन में ये माइनस है, ये बाहर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा दोस्तों, तो माइनस लेमड़ा अपॉन एम है, ये तो बाहर आ गया, केवल इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, डी टी का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब देखो t बराबर 0 पर अगर आप देखोगे तो मान लो वेग अधिकतम है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से अगर तुम बात करोगे, यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो डी वी अपॉन वी, डी एक्स अपॉन एक्स का समाकलन क्या होता है, log x होता है कि नहीं होता है, तो यहाँ पर ये log बेस ई इंटू वी हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, इक्वल टू माइनस लेमड़ा अपॉन एम, इक्वल टू माइनस लेमड़ा अपॉन एम टी प्लस सी, समाकलन नियतांक आएगा कि नहीं आएगा दोस्तों। और हम जानते हैं, वी नो दैट, अगर ऐसे हम जानते हैं, ऐसे लेने को, मान लो t इक्वल टू 0 पर उसका वेग अधिकतम है। भाई जैसे आप गति करवाओगे तो अधिकतम वेग यहाँ पर होगा कि नहीं होगा इस पोजीशन, और t इक्वल टू 0 पर जब आप फोर्स दोगे तो उसका वेग अधिकतम होगा कि नहीं होगा। जैसे जैसे ऊपर जाएगा उसका वेग कम होता जाएगा, और एक पोजीशन ऐसी आएगी कि उसका वेग क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। सही है कि नहीं है। तो t इक्वल टू 0 की बात करें, t इक्वल टू 0 पर उसका वेग अधिकतम है कि नहीं, और उस अधिकतम वेग का मान हमने क्या मान लिया, v नोड मान लिया। ठीक है ना, माना t इक्वल टू 0 पर v इक्वल टू कितना है, v नोड, v इक्वल टू कितना है, v नोड, तो वैल्यू रख दो, तो log बेस e इंटू वी नोड इक्वल टू, अब देखो t इक्वल टू 0 रखते हैं 0 प्लस c, तो c की वैल्यू क्या होगी, log बेस e वी नोड, ये यहाँ पर वैल्यू रख दो आते हैं। तो देखो log बेस e इंटू वी इक्वल टू माइनस लेमड़ा एम टी प्लस log बेस इंटू वी। अब इसको इधर ले आओ, भाई v इधर है, वी नोड को उधर ले आएंगे, तो देखो log बेस e v माइनस log बेस e वी नोड इक्वल टू माइनस लेमड़ा अपॉन एम इंटू टी। अब देखो सब जानते हैं कि log a माइनस log b है। log a माइनस log b क्या होता है, इसको क्या लिख सकते हैं आप, log a अपॉन b लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, इसको ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते।
तो इसका यूज करेंगे अगर हम इस फॉर्मूले, ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है, log a माइनस log b है तो उसको log a अपॉन b लिख सकते हो। तो देखो log v माइनस log v नोड, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, log बेस e v अपॉन v नोड लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, और इक्वल टू माइनस लेमड़ा अपॉन एम इंटू टी है कि नहीं। log को अगर हटाओगे तो एंटी log लेना पड़ेगा, और एंटी log क्या होता है, e की पावर में। जैसे ऐसे नहीं होता क्या, साइन इनवर्स थीटा है, साइन इनवर्स एक्स है इक्वल टू थीटा है, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा, इधर जाके साइन थीटा हो गया कि नहीं हो गया। उसी तरीके से बात करें हमें, तो यहाँ पर क्या होता है, log को हटाते हैं तो e की पावर में चली जाती हैं चीज़ें, तो v अपॉन वी नोड इक्वल टू e की पावर माइनस लेमड़ा अपॉन एम इंटू टी, सही है कि नहीं है। तो v इक्वल टू क्या हो गया, वी नोड e की पावर माइनस लेमड़ा एम अपॉन टी। तो देखो अवमंदन बल के कारण आपका जो वेग है अधिकतम वेग के साथ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है। अवमंदन बल के कारण आपका वेग क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और कैसे हो रहा है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है, सर्गातांकी रूप में क्या होता है, घटता है, ठीक है ना। तो ये देखो ये बता रहा है एक्सपोनेंशियली, डिक्रीज को तो माइनस बताता है, अवमंदन के साथ टाइम की वैल्यू बढ़ाओगे तो e की पावर माइनस में बढ़ेगी, e की पावर माइनस का मतलब डिक्रीज होना, ठीक है कि नहीं है दोस्तों। तो ये चीज़ें आपकी आ गई, ठीक है। तो ये था अर्थात ऐसे अगर इसके ग्राफ बनाओगे तो इसका ग्राफ बनाओगे तो t इक्वल टू 0 के ऊपर इसका मान v नोड था और एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है, और ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है। तो ये v नोड, ये यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है, v नोड, यहाँ पर क्या है t, ये क्या है वेग, ठीक है ना दोस्तों। अर्थात ऐसा लिख दो इसको लैंग्वेज में, अर्थात अवमंदन बल के प्रभाव में कण का वेग चरघातांकी रूप से घटता है। नोट, ये इम्पोर्टेंट। तो आपको इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है कि v इक्वल टू वी नोड ई की पावर माइनस लेमड़ा अपॉन एम इंटू टी, ठीक है ना। और लेमड़ा अपॉन एम की जो विमा है वो किसकी आती है, टाइम की आती है, आवर्तकाल की आती है, समय की आती है। तो लेमड़ा अपॉन एम को क्या बोलते हैं हम, विश्रांति काल बोलते हैं। लेमड़ा अपॉन एम को क्या बोलते हो, विश्रांति काल बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, ठीक है ना। ये बात भी लिख दो, ठीक है ना, नोट लगा के ये बात भी लिख दो आप कि लेमड़ा अपॉन एम की जो विमा है, लेमड़ा अपॉन एम की विमा आवर्तकाल की विमा आती है, आवर्तकाल है, आवर्तकाल बोल दो या समय बोल दो, क्योंकि समय में आवर्तकाल समय में तो मापा जाता है, समय की विमा आती है। अतः इसे क्या बोलते हैं, विश्रांति काल बोलते हैं, विश्रांति काल, रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, ठीक है ना दोस्तों। ये हमारा था सिंपल हार्मोनिक मोशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। हालांकि अपने सिलेबस में है नहीं, लेकिन हमारे में क्या है, डैम्प्ड और फोर्स्ड, लेकिन उनको पढ़ने के लिए आना ज़रूरी है, तो ये मैंने करवाया। कल हम अपनी क्लास में डैम्प्ड और फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर है उनको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। जैसे ये होते हैं, ये अपनी जो चैप्टर है मैकेनिक्स का, जो मैकेनिक्स की यूनिट है, ये कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों। यहाँ से आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे, 2 क्वेश्चन आपको
कोलिजन से देखने को मिलेंगे और एक क्वेश्चन आपको सेंटर ऑफ मास से देखने को मिलेगा। ऐसे टोटल 4-5 क्वेश्चन हैं, ऐसे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल अपनी क्लास में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।